चैप्टर 41। एसोसिएशन की वेबसाइट पर हंटर्स के पते नहीं मिल सके। वहां केवल शिकारियों के नाम और उनके रैंक दिखाई दे रहे थे। एक शिकारी स्वयं प्रासंगिक जानकारी प्रदान कर सकता है, लेकिन जिन वू ने वहां अपना संपर्क नंबर भी नहीं छोड़ा। लेकिन न केवल इस आदमी को उसका फोन नंबर पता था, वह जिन वू के घर के पास इंतजार कर रहा था, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है उसने यहां आने से पहले पर्याप्त जानकारी एकत्र की होगी। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, उसे अचानक कुछ याद आया। आज सुबह मुझे महसूस हुआ कि मुझ पर किसी की नजर पड़ रही है, तो मैं अनुमान लगा रहा हूं कि वह आपके लोगों में से किसी की होगी। जिन वू की आवाज एक स्तर तक ठंडी हो गई। फोन पर मौजूद व्यक्ति ने विनम्र स्वर में माफी मांगी। यदि आपको इससे असुविधा हुई हो तो कृपया मेरी क्षमायाचना स्वीकार करें। हम बस अपने लिए स्थिति की पुष्टि करना चाहते थे। अगर हम आपको किसी आकार या रूप में नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहे होते तो हम आपको इस तरह नहीं बुलाते। अगर आप कुछ समय निकालकर मेरी बात सुनेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप निराश नहीं होंगे। जिन वू ने बोलने से पहले कुछ देर सोचा। मैं शीघ्र ही वहां पहुंचूंगा। हंटर्स, रीपर्स, नाइट ऑर्डर, शाइनिंग स्टार और फिर हम, व्हाइट टाइगर। मुझे यकीन है कि आपने इन नामों के बारे में पहले सुना होगा। अहम साहंग मिन ने दक्षिण कोरिया के शीर्ष 5 गिल्डों के नाम एक एक करके पढ़े। नंबर 1 गिल्ड शिकारी थे। हालांकि हंटर्स ने शुरू से ही नंबर 1 के रूप में अपना जीवन शुरू नहीं किया। नहीं, ये रीपर्स ही थे जो शीर्ष कुत्ते हुआ करते थे। हालांकि व्हाइट टाइगर द्वारा खुद को रीपर्स से अलग करने के बाद नंबर 1 का स्थान बदल गया। क्या ये छात्र के मास्टर बनने का मामला था? स्वतंत्र होने के बाद व्हाइट टाइगर ने बहुत समय पहले रीपर्स को पीछे छोड़ दिया और वे नंबर 1 स्थान पाने का लक्ष्य बना रहे थे, जो मूल रूप से रीपर्स का था। अहम साहंग मिन अब इसके बारे में पूरी तरह से आश्वस्त था। वह इस तथ्य के प्रति आश्वस्त था कि उसके सामने बैठा व्यक्ति, सियोंग जिन वू, पहेली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा और व्हाइट टाइगर को अतीत के गौरव को एक बार फिर से प्राप्त करने में मदद करेगा। अहम साहंग मिन ने अपना बिजनेस कार्ड प्रस्तुत किया। अह साहंग मिन, अनुभाग प्रमुख, द्वितीय प्रभाग, व्हाइट टाइगर गिल्ड। मेरा नाम अहम साहंग मिन है और मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड के दूसरे डिवीजन का प्रभारी हूं, जो देश के शीर्ष 5 में से एक है। हमारी भूमिका प्रतिभाशाली शिकारियों की खोज करना और उनका प्रबंधन करना है। यदि सियोंग जिन वू कोई अन्य शिकारी होता, तो व्यवसाय कार्ड लाने से पहले ही उसने अपना सिर 90 डिग्री नीचे कर लिया होता और उसके बाद ही मुख्य विषय पर आता। जब तक कोई एस रैंक या ए न हो, लगभग सभी शिकारी व्हाइट टाइगर में प्रवेश करने का सपना देखते थे। ईमानदारी से कहें तो अहम साहंग मिन भी इसी तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहा था। दुर्भाग्य से जिन वू अलग था। उसने बिल्कुल भी ज्यादा प्रतिक्रिया न दिखाते हुए शांति से पूछा कि वह पहले क्या पूछना चाहता है। व्हाइट टाइगर गिल्ड का एक अधिकारी मेरे जैसे किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच क्यों करता है? अहम साहंग मिन अंदर से कांप उठा। व्हाइट टाइगर का नाम सुनकर भी उस पर दबाव नहीं पड़ता। उन्होंने लंबे समय से बात नहीं की है, लेकिन किसी कारण से अहम साहंग मिन ने महसूस किया कि सेओंग जिन वू का पता लगाना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। दूसरी ओर इससे वह सेओंग जिन वू को अब अपने संग में लाने के लिए और भी अधिक बेताब हो गया। खैर, एक नौसिखिया के लिए अपने बारे में आश्वस्त होना कोई बुरी बात नहीं होगी, क्या ऐसा होगा? सही है, आपके पास कम से कम इतनी बड़ी गेंदें होनी चाहिए ताकि हम आपको जो भी काम मिले उसमें डालना शुरू कर सकें। अहम साहंग मिन ने एक बार फिर अपना संकल्प दृढ़ किया। मुझे सीधे मुद्दे पर आने दो। हम आपका पता लगाना चाहते हैं, मिस्टर सियोंग जिन वू। हम आपको यूजिन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तावित शर्तों की 2 गुनी राशि की पेशकश करने का वादा करते हैं, कोई शर्त नहीं है। अहम साहंग मिन गहराई से मुस्कुराए। यूजिन कंस्ट्रक्शन अभी भी सेओंग जिन वू का परीक्षण करने के बीच में था। वे मूर्ख बन रहे हैं। वह गति जिस पर वह रैंक्सी कालकोठरी को साफ कर सकता था, एक पुनः जागृत शिकारी का प्रचार मूल्य और वह शांति जो वह वर्तमान स्थिति में प्रदर्शित कर रहा था, आदि। चाहे वह किसी भी पक्ष का हो, इस आदमी का परीक्षण करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उन्होंने कुछ भी अच्छा पेश किया हो, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला होगा कि उसकी असली कीमत क्या है। यही कारण है कि अहम साहंग मिन को यूजिन द्वारा इस आदमी को दी जाने वाली सभी शर्तों को दोगुना करने का भरोसा था। नहीं, उन्हें इससे भी बेहतर कुछ पेश करने का भरोसा था। हालांकि जिन वू का घूरना और भी ठंडा हो गया। आप कैसे जानते हो? मुझे माफ कर दो। अपनी अपेक्षाओं के बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया प्राप्त करने के कारण अहम साहंग मिन थोड़ा हकलाने लगा, जो एक बड़े गिल्ड के लिए काम करने वाले एक अनुभवी हेडहंटर के लिए काफी अशोभनीय था। तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला?
यदि सेओंग जिनवू की आवाज में वास्तव में कोई शारीरिक वजन होता तो उस वाक्य ने उसे कुचलकर मार डाला होता, अहम सांगमिन ने सोचा। यह क्या है? यह अविश्वसनीय दबाव। ऐसा लग रहा था मानो दूसरा पक्ष उसे दुश्मन मान रहा हो। खैर, यह सच था कि उसने जिनवू का पीछा किया था और एक तरफा इस तरह मिलने की मांग की थी। जिनवू के दृष्टिकोण से अहम सांगमिन को अपना दुश्मन मानना पूरी तरह से उचित होगा। अहम सांगमिन ने जल्दी से खुद को समझाया। आपके निजी मामलों में ताक झांक करना हमारा मूल उद्देश्य नहीं था। हमें सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति हमारे जिले में रैंक सी कालकोठरियों को चिंताजनक दर से साफ कर रहा है, इसलिए हम इसकी जांच कर रहे थे। और इससे हमें आपके बारे में पता चला, सियोंग जिनवू हंटर। जिनवू ने अपनी निगाहें पीछे हटा ली। तो वही हुआ। उसके विचारों के विपरीत दूसरे पक्ष ने ये जानते हुए भी अपनी जांच शुरू नहीं की कि उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। कालकोठरियों को बहुत तेजी से साफ करने के कारण वह ध्यान में आ गया। और ऐसा भी नहीं लगता कि उसका कोई शत्रुतापूर्ण इरादा है। जिनवू की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई और परिणामस्वरूप दोनों व्यक्तियों के बीच तनावपूर्ण तनाव थोड़ा कम हो गया। अहम सांगमिन ने अपनी छाती नीचे की ओर थपथपाई। हालांकि उसकी बातचीत अभी भी आगे नहीं बढ़ी थी। यहां से उसे सेओंग जिनवू की अच्छी छवि मिलनी थी। और किसी की अच्छी छवि प्राप्त करने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी साझा करने से बेहतर कुछ भी नहीं है। आखिरकार जब स्काउटिंग की बात आई तो अहम सांगमिन विशेषज्ञ था। उसने जल्दी से अपने चेहरे से घबराहट के भाव मिटा दिए और उसकी जगह मुस्कुराहट दी। हालांकि यह एक शीर्ष रहस्य है, हम जानते हैं कि अध्यक्ष यू म्यूंग हवान अपनी खुद की एक गिल्ड स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। जिनवू ने न तो इसका खंडन किया और न ही इसकी पुष्टि की। तो अहम सांगमिन आगे बढ़ता रहा और इस तरह हम इसका पता लगाने में सक्षम हुए जब उस व्यक्ति के बेटे मिस्टर यू जिन्हों ने आपसे सेओंग जिनवू हंटर से संपर्क किया। और वह यह है कि वे आपको एक पुनः जागृत शिकारी अपने नए गिल्ड में लाना चाहते हैं। दरअसल अहम सांगमिन ने सोचा था कि जिनवू फिर से जागृत हो गया था। ठीक है, मुझे राहत है कि आप ऐसा सोचते हैं। दूसरे शब्दों में, जिनवू को यहां कोई और कहानी गढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अहम सांगमिन तेजी से आगे बढ़ा। मैंने सोचा कि यूजिन के साथ साइन अप करने से पहले हमें आपसे बात करने की जरूरत है और आपसे संपर्क करने के मेरे एक तरफा प्रयास का यही एकमात्र कारण है। यदि आपको अत्यधिक असुविधा हुई है तो मुझे एक बार फिर क्षमा मांगने की अनुमति दीजिए। ये ठीक है। जब तक दूसरा पक्ष बुरे इरादों के साथ उससे संपर्क नहीं करता, जिनवू के क्रोधित होने का कोई कारण नहीं था, खासकर जब अहम सांगमिन ईमानदारी से माफी मांग रहा था। इसके अलावा यहाँ जो अधिक महत्वपूर्ण है वह ये है कि दरअसल अब उसे इससे कैसे निपटना चाहिए। जब जिनवू इस बात पर विचार कर रहा था कि उसे यहाँ क्या करना चाहिए, अहम सांगमिन ने पहल की और उससे एक सवाल पूछा। क्या आपने यूजिन कंस्ट्रक्शन के साथ बातचीत पहले ही पूरी कर ली है? उसने ऐसा सोचा होगा क्योंकि जिनवू अपने उत्तरों में थोड़ा झिझक रहा था। जिनवू ने अपना सिर हिलाया। अहम सांगमिन की अभिव्यक्ति तुरंत चिंता के संकेत से खिलती हुई मुस्कान में बदल गई। हाँ, इसका मतलब है कि वह अभी भी एक स्वतंत्र एजेंट है। यह प्रतिभाशाली हंटर को पकड़ने का सही मौका था जो 30 मिनट में रैंक सी कालकोठरी को अकेले पकड़ सकता था। अधिक विशिष्ट रूप से एक रैंक डी हंटर भी उसके साथ था, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास रैंक बी से अधिक क्षमताएं थी, ऐसा व्यक्ति अब कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा, बल्कि इसके बजाय केवल सामान वाहक के रूप में काम करेगा। यदि सियोंग जिनवू व्हाइट टाइगर में प्रवेश करता है और उसके पुनः असाइनमेंट परीक्षण के बाद उसे ए रैंक दिया जाता है, तो उसके चेहरे से और भी बड़ी मुस्कान फूटने को थी, इसलिए अहम सांगमिन को अपने भावों को नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही थी। इस बीच जिनवू धीरे धीरे अपनी ठुड्डी खुजा रहा था। इस आदमी को ऐसा क्यों लगता है कि वह अपनी मुर्गियों को अंडों से निकलने से पहले ही गिन रहा है? खैर, सच कहें तो व्हाइट टाइगर जैसा गिल्ड कोई बुरा विकल्प नहीं था। यह न केवल शीर्ष 5 में से एक था, बल्कि इसमें नंबर 1 स्थान के लिए लक्ष्य रखने की पर्याप्त क्षमता भी थी। हालांकि जिनवू निकट भविष्य में किसी गिल्ड में प्रवेश करने की योजना नहीं बना रहा था, क्योंकि मेरा स्तर जितना ऊंचा होगा, मुझे उतना ही बेहतर इलाज मिलेगा। इसके अलावा, भले ही ये दूर के भविष्य की कहानी हो या शायद पूरी तरह से कुछ असंभव भी हो, लेकिन जिस तरह मैं रैंक सी कालकोठरी को पार कर रहा हूं, उसी तरह अगर मैं रैंक बी और ए कालकोठरी को अकेले पार कर सकूं तो क्या होगा? उच्च श्रेणी की कालकोठरियों से अर्जित लाभ किसी की कल्पना से भी अधिक था। वे ही एकमात्र कारण थे जिनकी वजह से बड़े गिल्ड इतने शक्तिशाली हो सके कि वे अब कई बड़े निगमों को टक्कर दे सके।
महंगे जादू के क्रिस्टल, राक्षसों की लाशें, कालकोठरी से दुर्लभ सामग्री और यहाँ तक कि रून पत्थर और अन्य कलाकृतियां जैसी चीजें भी। हर दिन बड़ी मात्रा में धन का आदान प्रदान हुआ। वह संभावित रूप से उन सभी को अपने लिए एकत्र कर सकता था, तो क्या उसके पास उन्हें गिल्ड के साथ साझा करने का कोई कारण था? जब तक ये स्तर ऊपर की चीज नहीं रुकती, यह कोई असंभव सपना नहीं है। इसलिए इस समय गिल्ड में प्रवेश करना बहुत जल्दबाजी थी। जिन वू के होठों के कोने धीरे धीरे ऊपर उठे। अहम साहंग मिन ने सोचा कि यह आने वाले सकारात्मक उत्तर का संकेत है, और साथ ही मुस्कुराए भी। आपने अपना मन बना लिया है। आपने प्रस्तावित राशि को दोगुना करने का वादा किया था। हाँ, ये सही है। यदि आपको मेरा प्रस्ताव आपकी पसंद के अनुरूप नहीं लगता है, तो मैं आपको और अधिक प्रस्ताव देने के लिए तैयार हूँ। उस मामले में, जिस इमारत को व्हाइट टाइगर अपना घर कहता है, उसकी कीमत कितनी है? अहम साहंग मिन का चेहरा एक सेकंड के लिए ठिठक गया। क्या वह व्हाइट टाइगर की वित्तीय ताकत पर सवाल उठा रहा है? लेकिन यहां काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। वास्तव में यह उसके गिल्ड का विज्ञापन करने का एक शानदार अवसर था। छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था, और ऐसा कोई कारण भी नहीं था कि वह बात न कर सके। उसने सोचा, यह बेहतरी के लिए है। अनुमानित कीमत लगभग 50 बिलियन वॉन है। इसके अलावा, हालांकि इमारत का उपयोग हमारे अलावा अन्य व्यवसाय भी कर रहे हैं, फिर भी यह व्हाइट टाइगर गिल्ड का है। अहम साहंग मिन ने गर्व से बात की। शुरुआत में गिल्ड उस इमारत में कुछ जगह किराए पर ले रहा था, लेकिन एक बार जब वे स्थिर हो गए और अपनी पकड़ बना ली, तो उन्होंने इसे सीधे खरीद लिया। ऐसा करने में भी केवल 1 वर्ष का समय लगा। ये जानने का सबसे आसान तरीकों में से एक था कि 1 वर्ष में कितने बड़े गिल्ड ने कमाया। यदि दूसरा पक्ष चाहता, तो अहम साहंग मिन वार्षिक लाभ और कुल राजस्व का भी खुलासा करने को तैयार था। लेकिन फिर जिन वू द्वारा कहे गए एक वाक्य को सुनने के बाद वह पूरी तरह से अवाक हो गया। तो क्या आप वह इमारत मुझे सौंप सकते हैं? मैं क्षमा चाहता हूँ। अहम साहंग मिन की आंखें सचमुच खुल गईं। उसे अपनी ही सुनने की क्षमता पर संदेह था, इसलिए उसने वापस पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि इससे आपका क्या मतलब है? जिन वू ने शांति से खुद को समझाया। आप देखिए, यूजिन ने लगभग 30 बिलियन वॉन की कीमत वाली एक इमारत सौंपने का वादा किया है। यदि व्हाइट टाइगर की इमारत वास्तव में 50 बिलियन के आसपास है, तो ये कीमत से दोगुनी नहीं है, लेकिन मैं ऐसी चीजों को नजरअंदाज कर सकता हूँ। 30 बिलियन। अहम साहंग मिन अपना ढीला जबड़ा बंद नहीं कर सका। सियोंग जिन वू का करियर 4 साल का रहा। हालांकि उनमें से अधिकांश को रैंकी के रूप में खर्च किया गया था, और अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था जब उस पर किसी की नजर पड़ी। दूसरे शब्दों में, वह बहुत पहले ही अपनी पुनः जागृति प्रक्रिया से गुजरा होगा। फिर भी उसकी क्षमता कितनी अविश्वसनीय थी कि यूंग हवान जैसे व्यक्ति, जो अपनी चतुर व्यापारिक चतुराई के लिए प्रसिद्ध था, ने 30 बिलियन वॉन की बड़ी राशि का वादा किया था। इतना ही नहीं, इससे पहले भी सेओंग जिन वू पुनः असाइनमेंट परीक्षण से गुजर चुका था। रुको, क्या वह यहाँ झूठ बोल रहा है? क्योंकि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर पाऊंगा कि यह सच है या नहीं। अहम साहंग मिन ने संदेह महसूस करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली, जैसे कि उसने अहम साहंग मिन के विचारों को पढ़ लिया हो। जिन वू ने अपना फोन निकाला और जल्दी से एक नंबर डायल किया। हाँ, बड़े भाई, शाम का समय था और कैफे का आंतरिक भाग शांत था। फिर भी जिन वू ने फोन को स्पीकर पर रखा और वॉल्यूम अधिकतम तक बढ़ा दिया। अरे जिन हो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। कृपया कुछ भी पूछें, बड़े भाई। जिन हो, क्या ये यू जिन हो था? अहम साहंग मिन ने घबराकर अपनी लार निगल ली। क्या वह यू जिन हो को ये बताने के बारे में सोच रहा होगा कि हम अभी क्या चर्चा कर रहे हैं? बहुत बुरा। अहम साहंग मिन की उम्मीद लक्ष्य से थोड़ी हटकर थी। जिन वू ने कुछ और बात की। वह इमारत जो आप मुझे देना चाहते थे, आपने कहा कि यह कितनी कीमत की थी? चैप्टर 42। ठीक है, मूल्यांकित मूल्य लगभग 30 बिलियन वॉन है। लेकिन एक बार जब ये खत्म हो जाएगा और हमारे गिल्ड ने इस पर कब्जा करना शुरू कर दिया, तो मूल्य और भी अधिक बढ़ जाना चाहिए, बड़े भाई। ओह सही। यदि आपको उन हस्ताक्षरित दस्तावेजों की आवश्यकता है, तो क्या मुझे उन्हें आपको ईमेल करना चाहिए? जिन वू ने फोन के मुखपत्र को अपने हाथ से ढक दिया और अहम साहंग मिन से पूछा, यदि आप अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर सकते, तो आप उनसे व्यक्तिगत रूप से बात क्यों नहीं करते? अहम साहंग मिन ने अपने माथे पर आए ठंडे पसीने को पोंछा और अपना सिर हिलाया। अरे जिन हो, ये ठीक है, धन्यवाद, मैं अब फोन रख रहा हूँ। ठीक है, बड़े भाई, बाद में मिलते हैं। कॉल समाप्त करने के बाद जिन वू ने देखा कि अहम साहंग मिन के चेहरे का भाव पूरी तरह से बदल गया था। दरअसल अहम साहंग मिन की आंखें लगातार कांप रही थीं।
उनके गिल्ड की स्थापना से पहले ही यूजिन ने अनुबंध हस्ताक्षर शुल्क के रूप में 30 बिलियन का वादा किया है। और फिर अध्यक्ष यू म्यूंग हवान का दूसरा बेटा भी सम्मानसूचक शब्दों का उपयोग करना जारी रखता है। अहम साहंग मिन अब अनिश्चितता और भ्रम में बुरी तरह फंस गया था। वह, मुझे ये कहना चाहिए कि इतनी बड़ी रकम ठीक है, ओह, मेरी क्षमता से परे है। अगर आप मुझे बस कुछ समय दें तो मैं गिल्ड में उच्च अधिकारियों से बात कर सकता हूं। और तब जिन वू ने अचानक उसे काट दिया। उस स्थिति में हमारी चर्चा यही समाप्त होती है। अहम साहंग मिन निःशब्द हो गया। उसका सिर थोड़ा झुक गया क्योंकि उसका सिर जल्दी ही इस विफलता के कारण से भर गया। अंत में हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं थी। बहुत जल्दबाजी करने से यह विफलता हुई। इस विशाल जैकपॉट की खुशबू मिलने के बाद वह बहुत उत्साहित हो गया और अधिक सतर्क और तैयार तरीके से आगे बढ़ना भूल गया। यदि उसे पता चल गया होता कि यूजिन की पेशकश कैसी थी, उसे अपने गिल्ड का पूरा समर्थन प्राप्त था और कदम दर कदम अपना व्यवसाय करता, तो फिलहाल मुझे गिल्ड मास्टर को इसकी सूचना देनी होगी। यदि वह एक शिकारी था जिसके अध्यक्ष यू म्यूंग हवान 30 बिलियन आगे रखने को तैयार थे, तो शायद उसका मूल्य 50 बिलियन नहीं 100 बिलियन से अधिक हो सकता था। अभी भी देर नहीं हुई थी। अगर मुझे गिल्ड के पूर्ण समर्थन का वादा मिलता है, मैं सेओंग जिन वू के बारे में सारी जानकारी खोज निकालता हूं और भी जोर से झूलता हुआ बाहर आता है। तो यहीं पर जिन वू की आवाज सुनी जा सकती थी। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। अहम साहंग मिन ने अपना सिर उठाया। जिन वू अब मुस्कुरा नहीं रहा था। आजकल वसंत की आहट के साथ मौसम अच्छा गर्म हो गया था, फिर भी किसी कारण से आसपास की हवा सामान्य से अधिक ठंडी महसूस हुई। जैसे ही अहम साहंग मिन ने कुछ सूखी लार निगल ली, जिन वू ने उससे धीमी भारी आवाज में एक सवाल पूछा। कितने लोग मेरे बारे में जानते हैं? ये फिलहाल मैं ही हूं। मैं आपका पता लगाने के लिए बहुत उत्सुक था, इसलिए मैंने अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट भी नहीं किया। दरअसल एक और शख्स था, ह्यून की चियोल, उसका अधीनस्थ लेकिन उसका दाहिना हाथ भी। अहम साहंग मिन ने कुछ समय के लिए ह्यून की चियोल की उपस्थिति को छुपाया। वह चिंतित था कि अगर जिन वू को पता चला कि एक के बजाय दो लोग थे तो वह वास्तव में दुखी हो सकता है। हालांकि जिन वू की आवाज पहले से भी अधिक ठंडी और धमकी भरी हो गई। विश्वास की खातिर आइए एक दूसरे से झूठ न बोलें, है ना? अहम साहंग मिन अब स्पष्ट रूप से घबराने लगा। यह क्या है? क्या यहां आने से पहले उन्होंने हमारे बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी? यदि ऐसा होता तो चीजें और भी बदतर हो सकती थी। यदि वह ये तर्क देता रहा कि वह अकेला था, वह कल्पना भी नहीं करना चाहता था कि आगे क्या होगा। मुझे यहां ईमानदार रहना होगा। एक हंटर और एक गिल्ड के बीच का रिश्ता काफी हद तक एक मनोरंजनकर्ता और प्रतिभा एजेंसी के समान था। वे अभी किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन अच्छे संबंध बनाए रखने से भविष्य में कुछ भी हो सकता है। कम से कम उसे किसी अन्य शिकारी के साथ घर्षण पैदा नहीं करना चाहिए। यह द्वितीय श्रेणी के कठोर नियमों में से एक था। अहम साहंग मिन ने तुरंत अपना मुंह खोला। दरअसल इस बात की जानकारी मेरे एक मातहत को भी है। मैं आपको सच्ची सच्चाई बता रहा हूं। जिन वू ने सिर हिलाया। वास्तव में जैसा उसे संदेह था वैसा ही हुआ। ये सभी चीजें एक व्यक्ति के लिए संभालने के लिए बहुत सारी थी, उसकी जांच करना, उसका निरीक्षण करना और उसे बुलाना भी। सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस बात ने जिन वू को इस तथ्य के बारे में आश्वस्त किया, वह फोन कॉल का समय था। जैसे ही वह अपनी जगह के करीब था, अहम साहंग मिन ने उसे बहुत अच्छे समय के साथ बुलाया। मतलब कोई मेरे घर के पास इंतजार कर रहा था और जैसे ही मैं आया, उसने उसे बुला लिया। यह आदमी जितनी जल्दी हो सके जिन वू से मिलना चाहता था, लेकिन अगर इस प्रक्रिया में यू जिन हो को पता चल गया तो ये बुरा होगा। फिर भी ये संपूर्ण व्हाइट टाइगर गिल्ड नहीं है। वह उस पहले की प्रतिक्रिया से बता सकता था जब वह 50 बिलियन वॉन के बारे में बात कर रहा था। अहम साहंग मिन उस समय खुले तौर पर घबरा गया था जब इतनी बड़ी रकम का मामला सामने आया था जिसे वह संभाल नहीं सकता था। यदि उसे ऊपरी प्रबंधन द्वारा आदेश दिया जा रहा था, तो वह कम से कम उस राशि को सुनने के बाद उसे फोन करने का प्रयास करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह राशि संभव भी थी या नहीं। यही कारण है कि जिन वू को संदेह था कि एक छोटी टीम जिसमें 2, शायद 3 लोग शामिल थे, और देखो, प्रभारी व्यक्ति ने कबूल किया कि इसमें केवल 2 लोग थे। जान में जान आई। जिन वू निश्चित रूप से मामले को आवश्यकता से अधिक जटिल नहीं बनाना चाहता था। 2 लोगों को नियंत्रित करना उसकी क्षमता में था। यदि उसने उसे इस तरह अकेला छोड़ दिया, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वे उसे भविष्य में भी परेशान करते रहेंगे। यही कारण है कि दूसरे पक्ष को चेतावनी देने और हमेशा के लिए उसे पीछे छोड़ने की निश्चित आवश्यकता थी। जिन वू ने अपना मुंह खोला।
दरअसल मैंने यूजिन के प्रस्तावों को भी अस्वीकार कर दिया। जिन वू का विस्फोटक अप्रत्याशित रहस्योद्घाटन। अहम सांग मिन पहले से भी अधिक सदमे में था। मुझे क्षमा करें। ठीक इसी क्षण जिन वू अचानक मौके से गायब हो गया। क्या? अहम सांग मिन जल्दी से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने तुरंत कैफे के अंदरूनी हिस्से की जांच की, लेकिन जिन वू को कहीं भी नहीं देख सका। वह क्या था? क्या वह आंख से देखने की गति से अधिक तेज चल सकता था? अहम सांग मिन बहुत घबरा गया था और उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसके कंधे को काफी देर से पकड़ लिया है। उसकी पीठ के सारे बाल एक साथ खड़े हो गए। मुड़ना मत। उसकी तरफ से एक ठंडी आवाज आई। जिन वू, जो तब तक उसके सामने बैठा था, बिना आवाज किए गायब हो गया था और अब ठीक उसके बगल में खड़ा था, अभी भी नग्न आंखों को दिखाई नहीं दे रहा था। अहम सांग मिन के माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें बन गईं। क्या वह हो सकता है? मुझ पर गुस्सा। शिकारी सामान्यतः राक्षस थे। वह यह अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि वह हर दिन उन्हें करीब से देखता था। यही कारण है कि वह सदैव उसके प्रति अति आदर भाव रखता था। क्या मेरे द्वारा उसकी जासूसी करने और उसका पीछा करने से यहाँ कोई समस्या पैदा हो गई? क्या मुझे यहाँ आने से पहले गिल्ड से सुरक्षा का अनुरोध करना चाहिए था? नहीं, रुको, कोई नहीं जानता कि उसकी रैंकिंग क्या है, तो फिर मैं सुरक्षा का अनुरोध कैसे कर सकता हूँ? उसके विचार अस्त व्यस्त हो गए और उसका दिल लगातार धड़कने लगा। यहां तक कि उसके लार निगलने की आवाज भी उसके कानों में बहुत जोर से गूंजती थी। जिन वू ने लगभग धीमी फुसफुसाहट में बात की। धीरे से बैठो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। अहम सांग मिन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। लेकिन तुम पहले से ही काफी डरावने हो। फिर वह धीरे से वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। जिन वू ने खुद को प्रकट किया और ठीक उसके बगल में बैठ गया। अहम सांग मिन को डराने की इच्छा न रखने के जिन वू के शब्द बिल्कुल सही लग रहे थे। जब उसने कहा कि वह कुछ पूछना चाहता है तो उसकी आंखें इतनी ठंडी थी कि आसपास की हवा ठंडी हो गई। अगर अहम सांग मिन को जिन वू की बातें सुनते समय उन आंखों में देखना पड़ता, तो उसे अनुभव होता कि उसका दिल उसके पेट के गड्ढे में गिर रहा है। आप मेरे प्रति विचारशील हैं, क्या यही है? निस्संदेह वह जिन वू के बहुत डरावने आदमी होने के विचार को अपने दिमाग से नहीं निकाल सका। इसी बीच जिन वू ने अपना मुंह खोला। मैंने यूजिन के प्रस्तावों को क्यों अस्वीकार कर दिया, इसका कारण सरल है। मैं फिलहाल किसी गिल्ड में शामिल होने की योजना नहीं बना रहा हूं। दो आदमी आगे की ओर देखते हुए बातचीत कर रहे थे, एक बार भी अपनी आंखें बंद नहीं की। तो यह ऐसा ही था। जिन वू ने आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड का समय लिया। मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में जानने वालों की संख्या बढ़े। वह यहां जो चाहता था वह काफी सरल था। वह किसी गिल्ड में शामिल नहीं होना चाहता था और वह नहीं चाहता था कि कोई उसके बारे में बात करे। अहम सांग मिन ने उन बिंदुओं को तुरंत समझ लिया। हालांकि एक चीज थी जिसके बारे में वह अभी भी उत्सुक था। फिर आप अभी भी मिस्टर यू जिन हो के साथ क्यों है? वह कुछ निजी मामलों में मेरी मदद कर रहा है। वह एकमात्र व्यक्ति है जो मेरे पुनः जागरण के बारे में जानता है। साथ ही मेरा मानना है कि वह एक ऐसा दोस्त है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं। इसलिए मैंने उससे एक मदद मांगी। इसलिए जिन वू की आवाज और भी भारी हो गई। तो अगर मैं अपने बारे में बातें सुनना शुरू कर दूं, तो क्या मैं मान सकता हूं कि यह आपकी प्रमुख अहम सांग मिन की या आपके अधीनस्थ की ओर से आए है? कुछ समय हो गया जब जिन वू ने उसका कंधा पकड़ना बंद कर दिया, फिर भी अहम सांग मिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे युवा व्यक्ति के शब्दों से कुचला जा रहा था। वह प्रसारण भी नहीं कर रहा है। उसे ऐसा क्यों महसूस हुआ? अहम सांग मिन इस तथ्य के प्रति इतने आश्वस्त थे कि जिन वू उन्हें नुकसान पहुंचाने में पूरी तरह सक्षम थे। लोगों का मूल्यांकन करते समय मेरी आंतरिक प्रवृत्ति लगभग हमेशा सही होती है। जिन वू कई विनाशकारी भयावह घटनाओं से बचा। क्या कालकोठरी की बातों को कालकोठरी में ही दफना देने की कहावत नहीं थी? कोई नहीं जानता था कि जिन वू ने उन कालकोठरियों के अंदर किस तरह की चीजें की। इसके अलावा इस आदमी के पास छुपने का हुनर भी है। गायब कौशल से निपटना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। यदि कौशल धारक ने अपराध करने का निर्णय लिया है, तो वह बिना कोई सुराग छोड़े किसी को भी मार गिराने में सक्षम होगा। ऐसे व्यक्ति के सामने सीसीटीवी, सुरक्षा गार्ड और अलार्म सिस्टम जैसी चीजें बिल्कुल बेकार हो जाएंगी। अहम सांग मिन के माथे पर ठंडे पसीने की एक मोटी परत लुढ़क गई। कौन जानता था कि वह स्टील्थ का उपयोग कर सकता है? उत्कृष्ट योग्यताएं और यहां तक कि एक दुर्लभ कौशल भी। यह अकारण नहीं था कि यूजिन 30 बिलियन का प्रस्ताव लेकर आया। वास्तव में वे घाटे वाला व्यापारिक सौदा शुरू करने वालों में से नहीं है। अहम सांग मिन का दिल उत्साह में धड़कता रहा, भले ही वह डर से कांप रहा था। बड़ी मुश्किल से उसके होंठ खुले।
मैं इस मामले पर फिर कभी बात नहीं करूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि चेओल नहीं, मेरा अधीनस्थ भी अपना मुंह बंद रखेगा। सब कुछ गुप्त रखना कुछ ऐसा था जो अहम साहंग मिन भी चाहता था। अरे, उसने शायद सबसे पहले स्वयं ही इसके लिए अनुरोध किया होगा। एक उत्कृष्ट शिकारी जो किसी से संबद्ध नहीं है। चारों ओर अफवाह फैलाकर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का कोई कारण नहीं था, न ही अहम साहंग मिन अन्य लोगों को बताकर महिमा और मान्यता साझा करना चाहता था। ईमानदारी से, हालांकि सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं उससे बहुत डरता हूं और उसे अपने दुश्मन के रूप में नहीं चाहता। मैं आप पर भरोसा करूंगा, चीफ। उन शब्दों के साथ अहम साहंग मिन के पास की उपस्थिति पूरी तरह से गायब हो गई। उसने जल्दी से चारों ओर नजर दौड़ाई। यह ऐसा था मानो अहम साहंग मिन एक अलग आयाम से बाहर हो गया हो, क्योंकि कैफे के अंदर का माहौल काफी शांत था। अहम साहंग मिन अवाक रह गया। वह केवल अपनी तेज छाती को थपथपा सकता था। यहीं पर ह्यून की चियोल कैफे में भाग गया। वह बाहर से खिड़की के माध्यम से दो लोगों को घूर रहा था, और जैसे ही जिनवू पूरी तरह से दृश्य से गायब हो गया, जल्दी से अपने वरिष्ठ अधिकारी की जांच करने के लिए कैफे में प्रवेश किया। अध्यक्ष, अहम साहंग मिन का रंग खराब था। ह्यून की चियोल ने पूछा, उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। क्या हुआ? क्या ये सियोग जिनवू के साथ काम नहीं आया? अहम साहंग मिन के कांपते हाथ सिगरेट निकालने में कामयाब रहा। उसे अपने होठों के बीच सरकाते हुए उसने अपना उत्तर दिया, अरे की चेओल, मुझे लगता है हम अपने प्रारंभिक अनुमान से कहीं अधिक बड़े जैकपॉट में भाग गए हैं। उसे निश्चित रूप से उस आदमी का पता लगाना था। उसके दिमाग में बस यही विचार चल रहा था। शुक्र है, अभी भी मौका था। तभी ह्यून की चियोल ने अहम साहंग मिन की कलाई को हल्के से पकड़ लिया। मुझे क्षमा करें, मुखिया। अहम साहंग मिन ने सिगरेट सुलगाने से ठीक पहले अपना सिर उठाया। हाँ, ह्यून की चियोल ने चारों ओर देखा, फिर सावधानी से फुसफुसाया, ये धूम्रपान निषेध क्षेत्र है। अहम साहंग मिन ने धीरे से सिगरेट को चली। तुम मूर्ख हो। जैसे ही वह घर पहुंचा, जिनवू ने अपनी स्टेटस विंडो बुलाई। नाम, सियोग जिनवू। स्तर 39। कक्षा, कोई नहीं। शीर्षक, भेड़ियों का वध करने वाला। HP 7220। MP 683। थकान 0। आंकड़े, ताकत 97। सहन शक्ति 59। एजिलिटी 97। बुद्धि 51। धारणा 81। वितरित करने के लिए उपलब्ध अंक 0। शारीरिक क्षति में कमी 20%। कौशल, निष्क्रिय कौशल, अज्ञात LV। अधिकतम शारीरिक LV 1। हाई ग्रेड डैगर तकनीक LV 1। सक्रिय कौशल -LV 2। डराना LV 1। LV को लक्षित करने वाले महत्वपूर्ण बिंदु। स्टील्थ LV 1। सुसज्जित वस्तुएं, द्वारपाल का हार। ठीक है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग मुझ पर ध्यान देने लगे हैं। चैप्टर 43, 27 से 39। उसका लेवल 12 तक उछल गया था। यह पहली बार होगा कि उसके स्तर में इतनी विस्फोटक वृद्धि देखी गई, क्योंकि उसने हापजोंग तत्काल कालकोठरी में प्रवेश किया था जब वह अभी भी एक स्तर पर था। वह लेवल 17 के रूप में वहां से बाहर आया। उस समय उसका स्तर कम था, इसलिए समतल करने की गति अधिक थी। लेकिन अब यह पूरी तरह सच नहीं था। इससे यह पता चलता है कि थोड़े से समय में उसने कितनी कालकोठरियां साफ की। यू जिनहो के साथ कालकोठरी को साफ करना शुरू किए 4 दिन हो गए हैं, और हमने उनमें से 9 को केवल 4 दिनों में जीत लिया। इतना ही नहीं, वे 9 सी रैंक वाली कालकोठरियां भी थीं। रैंक सी कालकोठरी सबसे बड़ी कठिनाई थी जिसे एक फ्रीलांसर टीम अपने दम पर पार कर सकती थी। ये कितनी पागलपन भरी समाशोधन गति थी। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य शिकारियों के लिए ये सबसे खराब संभावित स्थिति थी, एक आपदा जिन्हें जीवन यापन के लिए रैंक सी कालकोठरी की आवश्यकता थी। यू जिनहो, कार्यवाही का एकमात्र गवाह, इस बात से अधिक आश्चर्यचकित हो रहा था कि जिनवू कितनी तेजी से प्रत्येक कालकोठरी को साफ कर रहा था। खैर, उसका स्तर जितना ऊंचा था, कालकोठरी को साफ करना उतना ही आसान हो गया। 9 कालकोठरियां साफ की गईं और 12 स्तर ऊपर। एक कालकोठरी को साफ करना लगभग उतना ही अच्छा था जितना एक बार से अधिक को समतल करना। और उसे अभी भी 10 छापे और मारने थे। जब तक उसने सभी 19 छापे समाप्त कर लिए, जैसा कि वह यू जिनहो से सहमत था, उसका स्तर 45 से अधिक हो जाना चाहिए। उसने रैंक बी हंटर के खिलाफ तब जीत हासिल की जब उसका स्तर 20 के दशक के मध्य में था। वह इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था कि अब वह कितना मजबूत हो गया है। मेरा दिल, ये बहुत तेजी से धड़क रहा है। जिनवू ने अपना हाथ उसकी छाती पर, उसके दिल के पास रखा। उसने महसूस किया कि यह उत्तेजना में बहुत तेजी से धड़क रहा था। हर दिन मजबूत होने की अनुभूति एक आनंददायक यात्रा थी।
उसने पहले कभी अपने साथ ऐसा घटित होने की कल्पना भी नहीं की होगी। गेट्स में प्रवेश करना और कालकोठरी को साफ करना जैसी चीजें बहुत मजेदार होंगी। आखिरकार मैं अपने आप को हर समय मजबूत होते हुए महसूस कर सकता हूं। जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ता गया, जैसे जैसे उनके राज्य मूल्य बढ़ते गए, वह सीधे महसूस कर सकता था कि राक्षसों का शिकार करके वह कितना बदल गया है। राक्षसों का शिकार करना, क्या ये? वह अब एक असली शिकारी की तरह महसूस कर रहा था। शिकार शब्द अब उसे किसी विदेशी अवधारणा जैसा नहीं लगता था। क्या कोई ऐसी कहावत नहीं थी जो कुछ इस तरह कहती हो, शिकार के लिए अगली जगह ढूंढना एक शिकारी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शिकार करने का क्षण। उसका अगला लक्ष्य पहले से ही निर्धारित था। उद्धरण राक्षसी महल कालकोठरी। उस समय वह लेवल 21 था, है ना? जिस दिन उसने पहली बार उस रहस्यमय मीनार जैसी कालकोठरी में कदम रखा था, तब से वह लगभग 20 स्तर तक बढ़ गया था। उसने सोचा कि शायद अब वह एक बार फिर उस जगह से निपटने के लिए तैयार है। हालांकि उस द्वारपाल राक्षस सेरबेरिस को याद करने से वह उस स्थान पर एक और कदम उठाने के बारे में बहुत सतर्क हो गया। क्या होगा यदि कुछ पागल राक्षस, जिन्हें मैं संभाल नहीं सकता, मेरे प्रवेश करते ही झुंड बनाकर बाहर निकल आए? उसकी पूरी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। यदि वह गायब कौशल का उपयोग करके वहां से भाग सकता है तो ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन फिर भी उसे ऐसा करने में विफल होने की संभावना पर विचार करना होगा। भले ही वह 10 बार भी भाग्यशाली रहा हो, केवल एक गलती से उसकी जान जा सकती थी। वह एक शिकारी का जीवन था, इसलिए उसे आश्वस्त होने की जरूरत थी। उसे सेरबेरस जैसे शक्तिशाली राक्षसों के समूह को संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत होने के बारे में आश्वस्त होने की आवश्यकता थी। सेरबेरस का नाम लाल अक्षरों में था, है ना? अब वह जानता था कि एक राक्षस को मारने की कठिनाई उसके नाम के रंग में झलकती है। राक्षसी महल के अपवाद के साथ उसका अभी तक लाल नाम वाले राक्षस से सामना नहीं हुआ था। यादृच्छिक बॉक्स कुंजियों के साथ वह जिन तत्काल कालकोठरियों में गया था, वे सभी अधिकांश समय निम्न रैंक वाले राक्षसों से भरे हुए थे। डिपार्टमेंट स्टोर के साथ भी यही कहानी थी। लेकिन यह क्या हो रहा था? यह क्या है? जब उसने सोचा कि राक्षसी महल में राक्षस के अलावा उसका सामना लाल नाम वाले एक भी राक्षस से नहीं हुआ है, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी कुछ अनदेखा किया हो। ऐसा लगा मानो वह कोई महत्वपूर्ण बात भूल गया हो। क्या इसका मतलब यह है कि मैं सेरबेरस के अलावा अन्य लाल नाम वाले राक्षसों से भी मिला हूं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जब वह 21 के स्तर पर था तब उसने सेरबेरस से लड़ाई की और लगभग मर गया। तो अगर उसने उससे पहले एक और लड़ाई लड़ी, तो उसे भी मौत के कगार पर धकेल दिया जाना चाहिए था। उसके मुंह से जोर की आह निकल पड़ी। दरअसल एक ऐसी घटना थी जहां वह लाल नाम वाले राक्षसों से टकराया और लगभग मर ही गया। पेनल्टी की खोज। उस अनाम रेगिस्तान में उसने जो सेंटीपीड देखे, उन सभी के नाम लाल थे। जहर नुकीले विशाल डेजर्ट सेंटीपीड। कुछ समय पहले की बात है और वह अप्रत्याशित रूप से उनसे टकराया, इसलिए उसका दिमाग इस समय वास्तव में उन्हें राक्षसों के रूप में नहीं सोच रहा था। इसीलिए उसे याद करने में थोड़ा समय लगा। अगर मैं उन कनखजूरों को आसानी से मार सकूं, तो फिर वह राक्षस के महल को भी जीतना सुनिश्चित कर लेगा। चूंकि वहां एक से अधिक सेंटीपीड थे, इसलिए उसे यह पता लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्या उसके लिए एक ही समय में कई सेंटीपीड से लड़ना ठीक था। स्पष्ट मुद्दा यह था कि उस स्थान पर वापस कैसे जाया जाए। क्या डेली क्वेस्ट न करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? उसे पुरस्कार के रूप में प्राप्त स्टेट पॉइंट की मात्रा समान थी, भले ही वह पेनल्टी क्वेस्ट या डेली क्वेस्ट हो, जिसका मतलब था कि दिन के अंत में वह बहुत कुछ नहीं खोएगा। चलो कल दंड क्षेत्र में चलते हैं। सोचने के लिए उसने जानबूझकर डेली क्वेस्ट नहीं किया ताकि वह पेनल्टी जोन में प्रवेश कर सके। यह एक अजीब बात थी जब उसने सोचा कि जब वह पहली बार उन कनखजूरों से टकराया तो वह मौत के कितने करीब था। मुझे आश्चर्य है, जब मैं उन्हें मारूंगा तो क्या वे मुझे अनुभव अंक देंगे? उसके होठों पर अपने आप मुस्कान फैल गई। यह तब था जिन वू को तब होश आया जब एक व्यक्ति लिफ्ट से बाहर निकल रहा था और दालान के अंत में रुक रहा था और उसके पीछे एक महिला के हल्के कदम चल रहे थे। वह उनसे भली भांति परिचित था। ये जिन आह है। अभी रात के 11 बजे थे। लगभग उसी समय उसकी छोटी बहन घर आई। जिन वो अपनी सीट से उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा, इससे पहले कि जिन आह अपनी चाबियां ढूंढने के लिए अपनी जेबें खंगाल सके। जिन आह ने चंचलतापूर्वक प्रशंसा करते हुए कहा। हर बार जब वह बिना किसी चेतावनी के दरवाजा खोलता था तो वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाती थी, लेकिन अब वह चौंकने का नाटक भी नहीं करती थी। खैर, मनुष्य को एक बहुत ही अनुकूलनीय प्राणी माना जाता था और यहाँ इसका एक प्रमाण था। मैं घर पर हूँ। वापसी पर स्वागत है।
जिन आह ने उज्जवल मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया और अपने कमरे में चली गई। सुनने के लिए पीछे मुड़ने से पहले जिनवू ने दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगा दिया। भाई, जिन आह ने अपने कमरे के दरवाजे से अपना सिर बाहर निकाला। क्या इस सप्ताह आपके पास खाली समय है? क्या चल रहा है? मेरे होमरूम शिक्षक उन अभिभावक शिक्षक बैठक कार्यों में से एक कर रहे हैं। यदि आप इसे नहीं बना सकते तो ये भी ठीक है। जिन आह कुछ चिंतित लग रही थी, जैसे कि उसके होमरूम शिक्षक ने उससे अच्छी तरह से पूछा हो या ऐसा कुछ। अभिभावक शिक्षक बैठक। जिन आह पहले से ही एक हाई स्कूल सीनियर थी, जिसका अर्थ है कि स्कूली जीवन अभी काफी व्यस्त हो जाना चाहिए। जिन वू के पास कोई बहाना बनाने और यह कहने का आधा मन था कि उसके पास जाने का समय नहीं है, लेकिन यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण समय था। एक दिन ऐसा भी था जब उसके पास कुछ भी निर्धारित नहीं था। धिक्कार है, यू जिन हो। पूरी तरह से बेकार। जवाब देने से पहले जिन वू ने कुछ देर विचार विमर्श किया। गुरुवार। वास्तव में धन्यवाद भाई। जिन आह की अभिव्यक्ति एक पल में उज्ज्वल हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह भालू को गले लगाने के लिए उसके पास दौड़ेगी, इसलिए जिन वू ने जल्दी से अपने हाथ इधर उधर लहराए। जिन आह ने उसे घूरकर देखा और अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। जल्द ही जिन वू के मुंह से एक हल्की कराह निकल गई। बिना रुके छापेमारी करने से लेकर पेनल्टी क्षेत्र का दौरा करने तक, और अब परसों अभिभावक शिक्षक बैठक भी। ऐसा लग रहा था कि उसका बाकी पूरा सप्ताह काफी व्यस्त रहेगा। जिन वू सुबह जल्दी घर से निकल गया। कम से कम ये कहा जा सकता है कि दिन के लिए उसका कार्यक्रम व्यस्त था। यू जिन हो ने दिन के लिए 4 गेट बुक किए थे, ये सोचकर कि उन्हें कल का कोटा आज ही पूरा करना चाहिए। ठीक है, अगर हम कालकोठरी को साफ करने की गति पर विचार करें। एक ही दिन में 4 या 5 कालकोठरियों को साफ करना बहुत कठिन नहीं होगा। बेशक यह देखना बहुत दुर्लभ था कि एक ही जिले में एक ही समय में कई रैंक सी गेट खुल रहे थे। तो वे आज काफी भाग्यशाली थे। हल्के हवादार कदमों से वह अपार्टमेंट बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। हालांकि वह यू जिन हो की वैन को प्रवेश द्वार के सामने सामान्य स्थान पर उसका इंतजार करते हुए नहीं देख सका। साथ ही जिन वू को एक संदिग्ध उपस्थिति का भी एहसास हुआ। अगर पिछली रात की घटनाएं न होती तो शायद उसने इसे सिरे से खारिज कर दिया होता। इसलिए वह इसे नजरअंदाज नहीं करने वाला था। और मैंने उसे स्पष्ट रूप से चेतावनी भी दी। जिन वू ने तुरंत बिजनेस सूट पहने एक व्यक्ति को इमारत के कोने में छिपा हुआ पाया। वह आदमी अपनी घड़ी देखने में व्यस्त था और उसे जिन वू के दृष्टिकोण का आभास नहीं हुआ। जिन वू ने उस आदमी को उसकी नाक के ठीक सामने संबोधित किया। माफ करें। वह आदमी जोर से झेप गया और बहुत ऊंचा उछल गया। सियो सियो जिन वू हंटर। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत या कुछ और देखा हो। ठीक है, वैसे भी मैंने उस उद्देश्य के लिए अपनी उपस्थिति छिपाई थी। जिन वू ने अंदर ही अंदर ठहाका लगाया और बोला, आप व्हाइट टाइगर गिल्ड से हैं? हाँ। मुझे क्षमा करें। हाँ, मैं हूँ। मेरा नाम व्हाइट टाइगर गिल्ड के दूसरे डिवीजन से ह्यून की चियोल है। खुद को अहम साहंग मिन या ऐसा ही कुछ कहने वाले प्रमुख ने कल रात कहा कि वह एक अधीनस्थ के साथ काम कर रहा था और यह आदमी वही रहा होगा। आपका परिचय पाकर खुशी हुई। ह्यून की चियोल ने सावधानी से अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हुए जिन वू की मनोदशा का अध्ययन किया। ऐसा लग रहा था कि वह हाथ मिलाना चाहता था, लेकिन जाहिर है जिन वू को कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब जिन वू ने बिना कुछ कहे बस उस आदमी की ओर देखा, तो ह्यून की चियोल ने थोड़ा लाल चेहरे के साथ अपना हाथ हटा लिया। क्या मैंने कल रात स्पष्ट रूप से नहीं कहा था कि मैं फिलहाल किसी गिल्ड में शामिल होने की योजना नहीं बना रहा हूं? ह्यून की चियोल ने जल्दी से अपना हाथ इधर उधर लहराया। अरे नहीं, मैं इस वजह से यहां नहीं हूं। फिर उसने अपने दूसरे हाथ में थामा हुआ एक गिलास भेंट किया। यह क्या है? जिन वू ने अर्ध पारदर्शी गिलास के भीतर मौजूद रंगीन तरल का अध्ययन करते हुए पूछा। ह्यून की चियोल ने अपनी छाती आगे की ओर धकेली और गर्व से बोला, यह सब्जी का रस है। मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से तैयार किया है, इसलिए आपको इसकी गुणवत्ता के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ह्यून की चियोल का हाथ गिलास को आगे की ओर धकेलता रहा। जिन वू के पास गिलास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने फिर से पूछा, तो जैसे क्या तुम मुझे ये जूस पिलाने के लिए सुबह से ही इंतजार कर रहे हो? हाँ, ठीक है, भले ही आप एक शिकारी हो, फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, आप जानते हैं। व्हाइट टाइगर गिल्ड उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित क्यों होगा? इस पर जिन वू की उलझन केवल कुछ सेकंड तक ही रही, क्योंकि ह्यून की चियोल ने अपना सिर गहराई से झुकाया और एक उज्जवल मुस्कान के साथ जल्दी से चला गया। फिर कभी मिलेंगे हंटर। जब ह्यून की चियोल ने अपना हाथ हिलाया तो जिन वू ने धीरे से गिलास को ह्यून की चियोल की ओर हिलाया।
कितना मजाकिया लड़का है। ह्यून की चेओल के दृश्य से गायब हो जाने के बाद जिन वू ने गिलास की ओर देखा। उसने एक बार एक निश्चित बीमा राजा के बारे में कहानियां सुनी, जिन्होंने अपने ग्राहकों को दही की बोतलें दी और इस तरह उनकी सद्भावना खरीदी। लेकिन खैर, वह आदमी ह्यून की चेओल व्यक्तिगत रूप से वेज जूस बनाने वाला पहला गिल्ड कर्मचारी होना चाहिए और इसे बांट दें। ठीक है, मैंने इसे स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब मैं इसे फेंक भी नहीं सकता। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? वह आदमी इतना मूर्ख नहीं होता कि इसे आजमाता, लेकिन अगर उसने जूस में किसी प्रकार का जहर डाला है तो जिनवू के डिटॉक्स शौकीन को इसका ध्यान रखना चाहिए, इसलिए कोई चिंता नहीं है। तो क्या उसे कम से कम इसे आजमाना चाहिए और चखना चाहिए? उसने गिलास में फंसे एक सिरकी का इस्तेमाल किया और एक लंबा घूंट लिया, इससे पहले कि उसकी आंखें खुलती। अरे, ये तो स्वादिष्ट है। यहीं पर उसने एक परिचित आवाज सुनी जो उसे बुला रही थी। बड़े भाई। वह पीछे मुड़ा और देखा कि यू जिनहो उसकी ओर चल रहा है। यू जिनहो का चेहरा अभी भी हमेशा की तरह चमकीला था, लेकिन वह अपनी ठुड्डी से उस दिशा की ओर भी इशारा कर रहा था जहां ह्यून की चेओल गायब हो गया था। बड़े भाई, अभी वह कौन था? वह कुछ देर से यहीं खड़ा था, तुम्हें मालूम है। जिन वू का उत्तर बहुत सरल था। एक बीमा विक्रेता। एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति होने के नाते यू जिनहो ने उस स्पष्टीकरण को तुरंत स्वीकार कर लिया। जिन वू ने आसपास देखा और पूछा, आपकी वैन कहाँ है? अगर उसने ह्यून की चेओल को यहाँ खड़ा देखा तो इसका मतलब था कि यू जिनहो भी काफी समय पहले आ चुका था। लेकिन अजीब बात है कि बच्चे की पसंदीदा वैन कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने इसे वहीं पर पार्क किया था, बड़े भाई। लेकिन क्यों? ठीक है, आप जानते हैं कि इन हिस्सों के आसपास अनसुलझी हत्याओं की एक श्रृंखला हो रही है। हाँ, मैं यहाँ से नहीं हूँ और लोगों को मुझ पर और ऐसी ही चीजों पर संदेह होने लगा था, इसलिए। जिन वू ने सिर हिलाया। उन हत्याओं को हाल ही में स्थानीय समाचारों में बार बार उठाया गया था। पीड़ितों में अधिकतर युवा महिलाएं थीं। इस माह पहले ही 2 हत्याएं हो चुकी हैं। और फिर अपार्टमेंट बिल्डिंग के ठीक सामने एक अज्ञात काली वैन खड़ी थी। निस्संदेह निवासी भयभीत और चिंतित हो जाएंगे। यहीं पर वेज जूस अंततः समाप्त हो गया था। जहां वैन खड़ी थी उस ओर चलने से पहले जिन वू ने खाली गिलास के चारों ओर हल्के से हिलाया। ठीक है, बड़े भाई। इस कालकोठरी में छिपकलियां निकली। जैसा कि उनके नाम से संकेत मिलता है, वे वस्तुतः 2 पैरों वाली छिपकलियां थीं। वे 2 पैरों पर चलते थे, हथियार चलाते थे और यहां तक कि जादुई हमलों का भी सहारा लेते थे। हालांकि लिजर्डमैन जादूगरों की संख्या कम थी। हालांकि बदले में उनसे निपटना काफी बोझिल था। उदाहरण के लिए, छिपकली जादूगर के हाथों की नोक के पास आग की 2 गेंदें फूट पड़ी। जादू। जब जिन वू ने करीब आने की कोशिश की तो जादूगर की रक्षा करने वाले 2 छिपकलियों ने उस पर अपने भाले घोंप दिए। वास्तव में क्या त्वरित प्रतिक्रियाएं सरीसृपों के लिए उपयुक्त हैं? जिन वू ने पीछे की ओर छलांग लगाए और बमुश्किल भाले की नोक से चूक गया। तुरंत आग की लपटें उस पर उड़ गईं। बड़े भाई, सावधान। यू जिनहो अपने स्थान से बहुत दूर से चिल्लाया। एक विशाल विस्फोट के साथ संकरी गुफा जैसी कालकोठरी चारों ओर स्पष्ट रूप से हिल गई। चैप्टर 44। दमघोंटू धुआं कालकोठरी के भीतरी भाग में भर गया। यू जिनहो ने अपनी कलाई के पिछले हिस्से से अपनी नाक को ढक लिया और जोर से खांसने लगा। हालांकि वह इस समय जिनवू को लेकर कहीं अधिक चिंतित था। छिपकली जादूगर की मारक क्षमता इतनी मजबूत थी। सौभाग्य से जिनवू तेजी से धुएं से पूरी तरह से सुरक्षित होकर बाहर आ गया, जिसका अर्थ है कि पहली बार में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यू जिनहो ने मन ही मन प्रशंसा में कहा, जैसा कि बड़े भाई से अपेक्षित था। जिन वू छिपकलियों के हमलों से बचने में सक्षम था, जो कथित तौर पर सी रैंक वाली कालकोठरियों में निपटने के लिए सबसे कठिन राक्षस थे, बिना एक बाल भी परेशान किए। इतना ही नहीं, एक जादूगर से भी। यू जिनहो के दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था जैसे जिन वू हर दिन तेज होता जा रहा था। उद्धरण ... मैं चीजों की कल्पना कर रहा हूँगा, है ना? इस बीच जिन वू ने मलबे के टुकड़े उगल दिए जो किसी तरह उसके मुंह के अंदर चले गए। जमीन पर उतर रही उसकी लार का रंग काला था। ये बदमाश। वह इस बात से बहुत दुखी हो गया कि एक अकेली छिपकली और उसकी घटिया हरकतों के कारण उसे अस्वास्थ्यकर धुएं में सांस लेना पड़ा। और उनके हाव भाव में उसकी नाराजगी साफ देखी जा सकती थी। जिन वो अब गहराई से डूब रहा था। आपने कौशल धमकी का प्रयोग किया है। उसकी गुस्से से चमकती आंखों ने शक्तिशाली जानलेवा इरादे को शूट कर दिया। प्रभाव भय सक्रिय कर दिया गया है। लक्ष्य के सभी आंकड़े 1 मिनट के लिए 50% कम कर दिए जाएंगे। उसके शक्तिशाली जानलेवा इरादे के सामने आने के बाद छिपकली बुरी तरह से घबराने लगी।
जिनवू ने यह मौका नहीं छोड़ा और अपने पास मौजूद हर चीज के साथ कासाका के जहर फैंग को फेंक दिया। खंजर बिल्कुल सीधी रेखा में उड़ गया और छिपकली के भाले में से एक के माथे को शानदार ढंग से छेद दिया। जिनवू के उड़ने वाले खंजर की गति इतनी तेज थी कि एक कमजोर राक्षस उससे बच नहीं सकता था। अपने साथी की मौत देखकर बचा हुआ भाला चलाने वाला गुस्से से दहाड़ने लगा। हालांकि जिनवू अब वहां खड़ा नहीं था जहां प्राणी का भाला इशारा कर रहा था। छिपकली जादूगर घबरा कर चिल्लाया। जब जादूगर ने पहले की तरह वही शब्द दोहराए तो भाला चलाने वाला जादूगर के सामने घूम गया और दहाड़ते हुए बाहर निकल गया। भाला चलाने वाले ने अपने नुकीले दांत दिखाए और धमकी भरे अंदाज में दाना के पास पहुंचा। हालांकि जादूगर भी पीछे नहीं हटा। तभी ऐसा हुआ, सहसा भाले वाले की छाती फट गई। जादूगर का चेहरा अब खून से लथपथ था। वह घबराकर चिल्लाया और तेजी से कई कदम पीछे हट गया। गायब, धीरे धीरे नष्ट हो गया और छिपकली भाले वाले की छाती में चुभने वाले भाले ने खुद को प्रकट कर दिया। वह भाला धारण करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से जिनवू था। जब उसने बाण छोड़ा तो भाला और उससे टकराया हुआ छिपकली दोनों एक साथ जमीन पर गिर पड़े। इस बीच जिनवू ने तेजी से दूसरे छिपकली भाले वाले के सिर से कसाका का अपना जहर फैंग बरामद कर लिया। छिपकली जादूगर के हाथों में प्रकाश की लाल किरणें फिर से प्रकट हुई। हालांकि जिनवू ने इसे अपने कार्यों को पूरा करने का समय नहीं दिया। थोड़ा सा जिनवू और मैच के बीच की दूरी एक पल में गायब हो गई। जादूगर की घृणित दिखने वाली सरीसृप आंखें वास्तव में चौड़ी हो गईं। जिनवू झुक गया और दाना से निकलने वाली आग की लपटों से बच गया, राक्षस के पीछे की ओर फिसल गया और अपने खंजर को लक्ष्य के रीढ़ की हड्डी के क्षेत्र के पास घोंप दिया। महत्वपूर्ण बिंदुओं का लक्ष्यीकरण। लेकिन जब जिनवू ने दोबारा वार किया तो अगली चीख पिछली चीख जितनी लंबी नहीं थी। छिपकली जादूगर ने मुंह से खून थूका और आगे की ओर गिर पड़ा। जिनवू ने अंदर ही अंदर हवा में मुक्का मारा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका मूल्यांकन किसने किया, ये निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट जीत थी। बहुत बढ़िया। और मानो उसे उसकी जीत पर बधाई देने के लिए वह अपने सिर के अंदर सिस्टम की तीव्र यांत्रिक बीप की घंटी सुन सकता था। लेवल अप। प्लेयर आवश्यक स्तर तक पहुंच गया है। परिचित संदेश के ठीक बाद एक अजीब संदेश आया। आवश्यक स्तर। केवल ये सरल संदेश सुनने के बाद वह समझ नहीं सका कि यहाँ क्या हो रहा था। लेकिन जब अगली यांत्रिक बीप बजी तो जिनवू ने अपने दिल को शांत करने के लिए बड़ी मात्रा में इच्छा शक्ति खर्च कर दी, जो इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे दर्द हो रहा था। क्लास चेंज क्वेस्ट अब उपलब्ध है। क्या अब आप क्लास चेंज क्वेस्ट लेंगे, हाँ या नहीं? क्लास चेंज क्वेस्ट। वह अपने स्तर और अपने आंकड़े बढ़ाने पर इतना केंद्रित था कि वह अपनी स्टेटस विंडो में एक निश्चित कॉलम के बारे में सब कुछ भूल रहा था। नाम सियोंग जिनवू। स्तर 40। वर्ग कोई नहीं। दरअसल वह उसकी स्टेटस विंडो क्लास में तीसरा कॉलम होगा। और अब उसे उस कोई नहीं को दूसरे शब्द से बदलने का अवसर दिया गया। उसे एक क्लास दी जाएगी। अधिकांश वीडियो गेम में क्लास प्राप्त करने के बाद एक पात्र को कई लाभ प्राप्त होंगे। ये सिस्टम के साथ अलग नहीं होगा, क्योंकि यह लगभग एक गेम की तरह ही संचालित होता है। उसका दिल अब और भी तेज धड़क रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि इस खोज को पूरा करने के बाद वह मजबूत होने के लक्ष्य के एक कदम करीब पहुंच गया है, तो वह खुद को और अधिक शांत नहीं कर सका। क्या अब आप क्लास चेंज क्वेस्ट लेंगे, हाँ या नहीं? उसकी आंखों के सामने हाँ और नहीं टिमटिमाते रहे। हाँ बिल्कुल। ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो ऐसे अवसर से इनकार करेगा? जिनवू हाँ चुनने वाला था और अपनी कक्षा बदलने की खोज में लग गया था। हालांकि वह लगभग सहज रूप से रुक गया। नहीं, एक सेकंड रुकें। कौन जानता था कि यहाँ किस प्रकार की खोज सामने आ सकती है? उसकी अंतःप्रेरणा से मिले नोटिस के तुरंत बाद उसके मस्तिष्क से चेतावनी की घंटियां उसके सिर के अंदर सही और स्पष्ट रूप से बजी। मैं कालकोठरी के अंदर हूँ। कालकोठरी दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक थी। हालांकि अब तक वह रैंक सी कालकोठरियों का पूरी तरह से आदी हो चुका था, फिर भी कालकोठरी आखिरकार कालकोठरी ही थी। उसके लिए जोखिम को और अधिक बढ़ाने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा यू जिनहो भी उसके बगल में खड़ा था। ऐसा नहीं था कि उसे बच्चे पर भरोसा नहीं था, नहीं। फिर भी उसके पास बच्चे को सिस्टम के अस्तित्व के बारे में बताने या कक्षा बदलने पर होने वाली अजीब घटना को समझाने का कोई विशेष कारण नहीं था। ऐसे में चीजें बहुत जटिल हो जाएंगी और साथ ही खोज की सामग्री यू जिनहो को भी ठेस पहुंचा सकती है। क्या होगा यदि शक्तिशाली राक्षस अचानक हवा से प्रकट हो जाए? ठीक है, वास्तव में यह अधिक बेहतर होगा, क्योंकि उसे केवल उन राक्षसों को मारना होगा और वही अंत होगा। लेकिन इससे अधिक कुछ मांगने की खोज सामने आ सकती है।
उदाहरण के लिए उन 2 आपातकालीन खोजों के समान कुछ जिन्हें उसे अतीत में पूरा करना था। हाँ, खोज का लक्ष्य निकटतम शिकारियों को खत्म करना हो सकता है। यह एक अलग संभावना थी। निश्चित रूप से इस समय यह अटकलों के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी अभी भी समय की उत्कृष्ट समझ रखते हुए यू जिन हो उसके पास आया और उसे बुलाया। बड़े भाई, लिजर्डमैन मैज ने जो जादू फैलाया वह उसके काफी करीब पहुंच गया होगा, क्योंकि वह ऊपर से नीचे तक धूल से ढका हुआ था। तुमने ऐसा कैसे किया? गायब होना और फिर से प्रकट होना। क्या आपके पास पहले भी ऐसा कोई कौशल था? बोलते समय यू जिनहो की आंखें चमक उठी। वह भी वास्तव में उत्साहित लग रहा था। उसे दुर्लभ कौशल स्टील था, वास्तव में रहस्यमय या ऐसा ही कुछ लगा होगा। ठीक है, मुझे तुम्हारा रूप कहीं अधिक रहस्यमय लगता है, बच्चे। जवाब देने के बजाय जिन वू ने अपनी इन्वेंटरी से एक रुमाल निकाला। यह उसे डेली क्वेस्ट से पुरस्कार के रूप में मिला। जिन वू ने उस कपड़े का इस्तेमाल बेरहमी से यू जिन हो के चेहरे पर रगड़ने के लिए किया। पहले सफेद रुमाल अब गहरे काले रंग में रंगा गया था। यू जिन हो ने कपड़े पर नजर डाली और तभी महसूस किया कि उसके चेहरे की स्थिति क्या थी। वह शर्मिंदा होकर एक कोने में चला गया और सावधानी से अपना चेहरा साफ किया। अरे जिन हो, हाँ बड़े भाई, अभी कुछ जरूरी बात सामने आई है। यू जिन हो ने तुरंत अपना सिर उठाया। क्या आप अब जाने की योजना बना रहे हैं? हम यहाँ समाप्त करने के बाद? ठीक है, समझ गया। फिर मैं शेष गेट्स के लिए हमारी बुकिंग रद्द कर दूंगा। यू जिन हो इसे जिन वू के सामने नहीं दिखा सका, लेकिन उसे उन 3 गेटों के बारे में काफी दुख महसूस हो रहा था जो उसके द्वारा बुक किए गए थे। मेरे फंड भी तेजी से खत्म हो रहे हैं। यू जिन हो के पास पैसे कमाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसे मिलने वाले भत्ते मूल रूप से उसके पास मौजूद सभी चीजें थी। वह अपने पिता की जानकारी के बिना ऐसा कर रहा था, इसलिए वह नकदी की मात्रा सीमित कर सकता था। यदि उसे बुकिंग रद्द करनी पड़ी तो उसे अग्रिम भुगतान की गई बुकिंग शुल्क पर रिफंड नहीं मिलेगा। यह उसके द्वारा पैसे फेंकने जैसा ही था। तो उसे इस बात का दुख कैसे नहीं हुआ? इसके अलावा गेट्स को साफ करने के इस असामान्य तरीके के कारण उसे आज की छापेमारी के लिए सामान्य से अधिक खर्च करना पड़ा। लेकिन अब उसे अपना निवेश ऐसे ही फेंकना पड़ा। यू जिन हो के कंधे मदद नहीं कर सके, लेकिन लगभग सहज रूप से नीचे झुक गए। हालांकि जिन वू ने अविचल भाव से उत्तर दिया, आप हमारी बुकिंग क्यों रद्द कर रहे हैं और इस तरह पैसे बर्बाद कर रहे हैं? यू जिन हो ने अपना सिर झुका लिया। क्षमा, यदि हम बुकिंग के 2 दिनों के भीतर गेट में प्रवेश नहीं करते हैं तो हमारा परमिट स्वचालित रूप से रद्द कर दिया जाएगा। बेशक जिन वू को पहले से ही ऐसा कुछ पता था। उन्हें मुझ पर छोड़ दो, मैं उन्हें सुलझा लूंगा। क्या जिन वू ने इसे हल करने का कोई अच्छा तरीका सोचा? यू जिन हो उत्सुक था, लेकिन साथ ही उसे राहत भी महसूस हुई। व्हाइट टाइगर गिल्ड के मुख्यालय के अंदर प्रमुख हम, आखिर आप क्या सोच रहे थे? द्वितीय डिवीजन के कार्यालयों के भीतर एक तेज दहाड़ गूंज उठी। उस दहाड़ का मालिक बेक यून हो था। वह कोई और नहीं बल्कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर और उसका सीईओ भी था। ये कभी अच्छी बात नहीं हो सकती कि सीईओ स्तर का कोई चरित्र अपने कर्मचारियों के सदस्यों को अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए निचली मंजिलों तक पहुंच जाए। क्या इसका कोई मतलब कैसे हो सकता है? हमारे नए रंगरूटों को प्रशिक्षित करने के लिए कोई गेट कैसे नहीं हो सकता? क्या आपको एहसास नहीं है कि आपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहले ही 4 दिन की देरी कर दी है? द्वितीय श्रेणी के सभी कर्मचारियों ने अपना सिर नीचे कर लिया। वे सभी चिंतित दिख रहे थे, सोच रहे थे कि क्या वे भी निशाने पर आएंगे। चीफ अहम साहंग मिन ने भी अपना सिर नीचे कर लिया, क्योंकि बाक यूनहो ने उनकी ओर इशारा करना और चिल्लाना जारी रखा। अहम साहंग मिन इतना मूर्ख या अनुभवहीन नहीं था कि हर छोटी बात का जवाब देकर अपने वरिष्ठ अधिकारी को और भी परेशान कर सके, जिस तरह से ह्यून की चेउल ने किया होगा। ऐसे मामलों में उसका मुंह बंद रखना ही बेहतर होगा। बॉस आदमी अहम साहंग मिन के विचारों को जानता था या नहीं? बाक यूनहो ने गुस्से में सेकंड डिवीजन की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जो आज सुबह उसकी मेज पर दिखाई दी थी। आप इसे एक बहाने के रूप में उपयोग कर रहे हैं। दूसरी टीम ने कहीं अधिक ऊंची बोली लगाई, इसलिए हम एक भी गेट बुक नहीं कर सकते। क्या आप कह रहे हैं कि हमारे गिल्ड के पास पर्याप्त धन की कमी है? या क्या दूसरी पार्टी को किसी खूनी अरबपति या कुछ और द्वारा समर्थन दिया जा रहा है? अहम साहंग मिन के होंठ तभी जोर से हिले, लेकिन वह एक विजेता की तरह सहता रहा और कुछ नहीं बोला। आखिरकार उसने जिन वू से एक वादा किया था, अगर मैं अब अपना मुंह खोलूंगा तो मैं यू जिन हो और सेउंग जिन वू के बारे में बकवास करूंगा। अहम साहंग मिन के दुखद आंतरिक विचारों को न जानते हुए बेक यूनहो ने अपने फेफड़ों के शीर्ष पर दहाड़ना जारी रखा, इतनी जोर से कि पूरा कार्यालय हिल गया।
मुझे परवाह नहीं है कि यह 100 मिलियन 200 है, बस गेट्स बुक करें। क्या आप मुझे समझते हैं? फिर ऐसा हुआ। अचानक अहम साहंग मिन का फोन जोर जोर से बजने लगा। मुझे खेद है कि मैं आपको पहले उत्तर नहीं दे सका, मैं एक मित्र से मिल रहा था। जब उसने ये पुष्टि करने के लिए कि कॉल करने वाला कौन था अपने फोन पर एक नजर डाली, तो अहम साहंग मिन की आंखें सचमुच चौड़ी हो गईं। सर, मुझे इस कॉल का उत्तर देना होगा। द्वितीय श्रेणी की मुख्य भूमिका नई प्रतिभाओं की भर्ती करना थी, और उनके लिए अच्छे समय से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। और अहम साहंग मिन उस सेकंड डिवीजन का प्रमुख था। भले ही अहम साहंग मिन ने कोई बड़ी गलती की हो, भले ही बा क्यूनहो को कितना भी गुस्सा आया हो, उसे उस कॉल का जवाब देने से रोकना कोई समझदारी की बात नहीं थी। आप क्या कर रहे हैं, चीफ अहम? इसका उत्तर जल्दी दो। बे क्यूनहो ने नाखुश स्वर में इसके लिए सहमति व्यक्त की। अहम साहंग मिन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, बा क्यूनहो से उसकी समझ पूछी, और उसने तुरंत कॉल का उत्तर दिया। नमस्कार, व्हाइट टाइगर गिल्ड से अहम साहंग मिन बोल रहा हूं। जब अहम साहंग मिन कॉल का उत्तर दे रहा था, बा क्यूनहो ने अपनी बाहें पार कर ली और कॉल खत्म होने का इंतजार करने लगा। मैं समझता हूं, यदि आप ग्राउंड फ्लो कैफे के पास हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो मैं तुरंत वहां जाऊंगा। हाँ, फिर मिलेंगे। अहम साहंग मिन ने कॉल समाप्त की और जल्दी से बात की। सर, लगता है मुझे एक पल के लिए नीचे जाना पड़ेगा। अहम साहंग मिन द्वितीय श्रेणी का इक्का था। यदि ऐसा आदमी केवल एक फोन कॉल पर नीचे भागने के लिए तैयार हो रहा था, तब भी जब उसे अपने बॉस के गुस्से का सामना करना पड़ रहा था। संयोग से क्या वह कॉल किसी की टोह लेने से संबंधित थी? जी श्रीमान। अहम साहंग मिन के उस आश्वस्त चेहरे को देखकर बा क्यूनहो को एहसास हुआ कि यहाँ कुछ बड़ा हो रहा था। प्रमुख अहम व्यक्तिगत रूप से इस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश कर रहा है, जिसका अर्थ केवल ये हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति असाधारण व्यक्ति था, ठीक है। बा क्यूनहो की गुस्से से भरी हुई छवि एक पल में मुस्कुराहट में बदल गई। मैं हमारे स्काउटिंग विशेषज्ञ के काम करने के रास्ते में कैसे खड़ा हो सकता हूं? यहाँ के मामलों के बारे में चिंता मत करो और नीचे अपना सर्वश्रेष्ठ करो। चैप्टर 45। अहम साहंग मिन ने फिर से अपना सिर नीचे कर लिया, और फिर उसने जल्दबाजी में ह्यून की चेउल को एक आदेश जारी किया। उपप्रमुख ह्यून, अनुबंध दस्तावेज तैयार करें। हाँ, मुखिया। पलक झपकते ही उनकी तैयारी हो गई। दोनों के जल्दी जल्दी कार्यालय से चले जाने के बाद बा क्यूनहो ने अपने बगल के एक पुरुष कर्मचारी से चुपचाप एक प्रश्न पूछा। यहाँ क्या चल रहा है? आखिर किस प्रकार का कार्य चीफ आहंग को अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाने और इस तरह व्यक्तिगत रूप से कूदने पर मजबूर कर सकता है? पुरुष कर्मचारी ने अपने बगल में एक महिला सहकर्मी की ओर याचना भरी नजर डाली और चुपचाप किसी भी प्रकार की सहायता मांगी। दुर्भाग्य से उसने भी अपना सिर हिला दिया। मुझे भी नहीं पता, उसकी आंखों ने कहा। पुरुष कर्मचारी कुछ देर के लिए झिझका, अंततः उसने हार मान ली और अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाते हुए बड़ी कठिनाई से उत्तर दिया। ठीक है सर, बात यह है कि हम में से कोई नहीं जानता। उसे उम्मीद थी कि बॉस जोरदार सिसकारी देगा, लेकिन फिर बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से बॉस ने और कुछ नहीं कहा। तो वह किसी ऐसी गोपनीय चीज में शामिल है कि वह अपने लोगों को भी नहीं बता सकता, क्या यही बात है? बे क्यूनहो ने धीरे से अपनी ठुड्डी को रगड़ा। जिस व्यक्ति ने व्हाइट टाइगर गिल्ड को उसके वर्तमान आकार और शक्ति के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया था, वह कोई और नहीं बल्कि प्रमुख अहम साहंग मिन था। अगर ऐसा कोई व्यक्ति अपना सारा ध्यान इस मामले पर लगा रहा है, तो क्या हमारे चीफ अहम एक बार फिर बड़ी मछली पकड़ेंगे? बे क्यूनहो के चेहरे पर धीरे धीरे एक बड़ी मुस्कान खिल गई। आखिर यह कॉफी इतनी कड़वी क्यों है? जिन वू ने गहराई से भौहें चढ़ाई। कैफे में एस्प्रेसो का एक कप ऑर्डर करते समय वह वेंडिंग मशीन कॉफी के स्वाद के बारे में सोच रहा था, लेकिन इस कॉफी को कॉफी कहने की बजाय इसे वास्तव में कड़वी पारंपरिक दवा के रूप में लेबल करना अधिक उपयुक्त था। और इसकी कीमत जितनी थी उससे कहीं अधिक थी। यार, 6000 से मैं कई डिब्बा बंद कॉफी खरीद सकता हूं, तुम्हें पता है। वह सोचने लगा कि इस कड़वे बास्टर्ड का स्वाद लगभग डिब्बा बंद कॉफी जैसा बनाने के लिए उसे इसमें कितनी चीनी की छड़ें डालने की जरूरत है। परंतु फिर कैफे का दरवाजा खुला और अहम साहंग मिन और ह्यून की चीओल की जोड़ी अंदर भाग गई। जिन वू ने अपना हाथ उठाया। अहम साहंग मिन और ह्यून की चेओल ने तुरंत कैफे के चारों ओर नजर दौड़ाए, और जब उन्हें जिन वू का पता चला तो उनका रंग एक पल में चमक गया। उनके हाव भाव हिंग बुक के द्वारा लाई गई लौकी को देखने के समान थे। ईमानदारी से कहूं तो हमने आपसे इतनी जल्दी दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं की थी।
अहम सांग मिन ने वैसे ही अभिवादन किया और जिन वू के सामने बैठ गया, जबकि ह्यून की चेओल ने सिर हिलाकर तुरंत अभिवादन किया और अपने वरिष्ठ अधिकारी के बगल में बैठ गया। जिन वू ने भी अभिवादन के रूप में अपना सिर हल्के से हिलाया। पुरानी कहावत है, जब तक सूरज चमकता रहे तब तक घास बनाओ। इसलिए अहम सांग मिन ने पहुंचते ही अनुबंध वापस ले लिया। जिन शर्तों के लिए हम आपको पेशकश कर सकते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं। अनुबंध पर शीघ्र हस्ताक्षर करने की उनकी प्रबल इच्छा आसानी से देखी जा सकती थी। दुर्भाग्य से उसके लिए जिन वू ने उसे निर्णायक रूप से काट दिया। मैं आज यहां आप लोगों से हस्ताक्षर के बारे में बात करने नहीं आया हूं। अनुबंध वापस लेने की कार्रवाई के बीच में अहम सांग मिन के हाथ जम गए। ह्यून की चेओल भी काफी भ्रमित दिखे। अहम सांग मिन ने जमे हुए स्थिति में पूछा, जैसे किसी ने स्टॉप बटन दबा दिया हो। तो फिर आपको हमारे व्हाइट टाइगर गिल्ड में क्या पसंद है? उनकी उम्मीदें बहुत अच्छी थीं और परिणामस्वरूप निराशा भी हुई। वर्ष की सबसे बड़ी खोज गिल्ड में अपने 2 पैरों के साथ चली गई, लेकिन जैसे ही उसने अनुबंध पर अपनी नजरें गड़ाईं, उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। क्या इस बीच वह अपना मन बदल सकता था? जैसे जैसे दोनों का भ्रम बढ़ता गया, जिनवू ने शांति से उनसे बात की। मैं आप दोनों की मदद करने के लिए यहां आया हूं। मुझे क्षमा करें। अहम सांग मिन और ह्यून की चेओल की प्रतिक्रियाएं लगभग समान थीं। जिनवू की ओर अपनी निगाहें घुमाने से पहले 2 लोगों ने एक दूसरे को देखा। उनकी घबराई हुई स्थिति के बिल्कुल विपरीत, जिनवू बिल्कुल शांत रहा। मुझे याद है कि आपने अपने नए रंगरूटों के प्रशिक्षण के संबंध में अपनी परेशानियों का जिक्र किया था, क्योंकि मेरी छापेमारी टीम ने क्षेत्र में सभी उपलब्ध रैंक सी कालकोठरियों को नष्ट कर दिया था। ये सही है। खैर, हम वास्तव में नए लोगों को उच्च रैंक वाले कालकोठरी में नहीं ले जा सकते क्योंकि हम रैंक सी गेट बुक नहीं कर सके आखिरकार। इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ। अहम सांग मिन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिन वू ने सोचा कि यह उसके लिए इधर उधर भटकने के लिए काफी है, इसलिए वह मुख्य विषय पर आ गया। मैं अपनी रेड टीम द्वारा हासिल किए गए रैंक सी गेटों में से 3 के लिए रेड परमिट बेचना चाहता हूँ। ह्यून की चेओल ने हौंफते हुए कहा। व्हाइट टाइगर गिल्ड के 2 लोगों ने आखिरकार यह पता लगा लिया कि जिन वू वास्तव में उनसे क्या चाहता था। यदि आप वास्तव में हमारी मदद करना चाहते हैं, तो क्या गेट्स को अब और बुक न करना आसान नहीं होगा? जिन वू ने अपना सिर हिलाया। दुर्भाग्य से मेरे पास कुछ मामले हैं जिनके लिए फिलहाल रैंक सी गेट्स की निरंतर मंजूरी की आवश्यकता है। अच्छा, तो आज क्यों? जिन वू ताजगी से मुस्कुराया। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं आपकी परेशानियों से बाहर निकलने में आपकी मदद करना चाहता था। क्या दोनों को उन शब्दों पर उनके अंकित मूल्य पर विश्वास करना चाहिए? इससे पहले कि अहम सांग मिन के दिमाग का कैलकुलेटर कुछ संख्याओं को जानना शुरू कर दे, जिनवू ने अपना स्पष्टीकरण देना जारी रखा। बेशक, मैं केवल आज के लिए विचार कर रहा हूं। आप देखिए, हम अपने परिचालन में देरी भी नहीं कर सकते। यदि आप यह मौका चूक जाते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि निकट भविष्य के लिए रैंक सी गेट्स को बुक करना कठिन हो जाएगा। किसी कारण से वह एक होम शॉपिंग चैनल के मेजबान के रूप में सामने आए जो अपने दर्शकों को छूट की अवधि के निकट आने के बारे में सचेत कर रहा था। अहम सांग मिन दुविधा में पड़ गया। गेट्स केवल राजधानी शहर और उसके आसपास ही नहीं दिखाई दिए। यदि वे यहां बुक नहीं कर सकते थे, तो ग्रामीण इलाकों में जाकर वहां नौसिखियों को प्रशिक्षित करने का विकल्प था। हालांकि ऐसा करने से स्थानीय गिल्ड और छापा मारने वाली टीमों का गुस्सा अर्जित करने का अच्छा मौका था। ये सब भी नहीं था। ऐसा करना व्हाइट टाइगर का उपहास करने के लिए ग्रामीण इलाकों में स्थित बड़े गिल्डों, जैसे होनम में स्थित शाइनिंग स्टार या यंगनाम में नाइट ऑर्डर को गोला बारूद देने जैसा होगा। दूसरे शब्दों में, उनके गिल्ड को एक खराब संचालित संगठन की अपमानजनक प्रतिष्ठा का बोझ झेलना पड़ सकता है जो अपने नौसिखियों को अपने पिछवाड़े में भी प्रशिक्षित नहीं कर सकता है। क्या हम दावा कर सकते हैं कि यह एक अवांछनीय प्रतिष्ठा है? क्योंकि आखिरकार यह स्पष्ट रूप से सच था। जो भी मामला हो, कौन सा नौसिखिया उस गिल्ड में शामिल होना चाहेगा जिसका अन्य प्रसिद्ध गिल्डों द्वारा खुलेआम उपहास किया जा रहा हो? यह एक कारण था कि गिल्ड की सार्वजनिक छवि वास्तव में महत्वपूर्ण थी। ठीक है। लंबे विचार विमर्श के बाद अहम सांग मिन एक निष्कर्ष पर पहुंचा। कृपया हमें परमिट बेचें। 3 रैंक सी गेट हमारी जरूरतों के लिए पर्याप्त होने चाहिए। आप उन तीनों के बारे में कितना सोच रहे हैं? व्हाइट टाइगर गिल्ड की जेब सचमुच बहुत गहरी थी। हालांकि यूजिन कंस्ट्रक्शन के साथ उनकी वित्तीय ताकत की तुलना करने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा, और उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें जिनवू के साथ रिश्ते में खटास आने का सबसे ज्यादा डर था, इसलिए उन्होंने दिन के अंत में प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश भी नहीं की।
लेकिन अब जिन वू वास्तव में गेट्स को सौंपने के लिए स्वेच्छा से काम कर रहा था, तो क्या यह आभारी होने की बात नहीं होनी चाहिए? हालांकि दुर्भाग्य से वह प्रस्तावित कीमतों के लिए आभारी नहीं हो सका। प्रति गेट 300 मिलियन, इसलिए तीनों के लिए 900 मिलियन। अहम साहंग मिन और ह्यून की चियोल दोनों ने एक ही समय में दर्द भरी, हैरान कर देने वाली हौंफते हुए कहा, कीमत बहुत ज्यादा है। ह्यून की चियोल ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन अहम साहंग मिन ने तुरंत उसे रोक दिया। पिछली बार जब मुलाकात हुई थी तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब उनकी कीमत पूरी नहीं हो सकी तो जिन वू ने बिना किसी हिचकिचाहट के बातचीत समाप्त कर दी। एक तरह से यह एक महान अवसर था जो उनकी झोली में आ गिरा। यदि वे इस अवसर को समझने में विफल रहे, तो या तो उन्हें अब से काफी समय बाद ही रैंक सी गेट बुक करना होगा, या सबसे खराब स्थिति में अपने नौसिखियों को प्रशिक्षित करने के लिए ग्रामीण इलाकों में जाना होगा। ठीक है, कम से कम मुझे आज ठीक से बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए। इतनी जल्दी बातचीत खत्म करने से उनके मुंह में कड़वा स्वाद ही जाएगा। फिर भी 300 मिलियन प्रत्येक की कीमत वाला एक गेट बहुत महंगा था। छापेमारी परमिट के लिए यू जिन हो की बोली हाल ही में औसतन 100 मिलियन वॉन के आसपास रही। उससे 3 गुना अधिक राशि मांगना बहुत ही अनुचित था। निश्चित रूप से जिन वू को भी ये पता होगा। मुझे यकीन है कि वह काफी ऊंचे नंबर से शुरुआत करने और धीरे धीरे नीचे आने के बारे में सोच रहा है। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे बा क्यून हो के वे शब्द याद आए जो उन्होंने कार्यालय छोड़ने से पहले कहे थे। मुझे परवाह नहीं है कि यह 100 मिलियन 200 है, बस गेट्स बुक करें। क्या आप मुझे समझते हैं? ये तो सीईओ के सहमति देने जैसी ही बात थी। साथ ही सेकंड डिवीजन में काम करने वाले हर कर्मचारी ने ये शब्द सुने हैं, इसलिए बा क्यून भी इससे बाहर निकलने का दिखावा नहीं कर पाएगा। अहम साहंग मिन ने अपनी लार निगल ली और अपना प्रति प्रस्ताव रखा। 300 मिलियन हमारे लिए भी बहुत बड़ी रकम है, तो फिर 200 मिलियन कैसे? मुझे स्वीकार है। इससे पहले कि अहम साहंग मिन अपनी बात पूरी कर पाता, जिन वू ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। थोड़े चकित चेहरे के साथ अहम साहंग मिन भी आगे बढ़ा और प्रस्तावित हाथ को हिलाया। क्या आपको इससे कोई आपत्ति है? हाँ, प्रत्येक रैंक सी गेट के लिए 200 मिलियन। कृपया इस बैंक खाते में पैसे जमा करें। ऐसा महसूस हुआ जैसे स्थिति बहुत तेजी से सुलझ गई, लेकिन आह साहंग मिन के नजरिए से इसे वास्तव में एक भाग्यशाली चीज के रूप में गिना जाना चाहिए। अहम साहंग मिन ने हल्के से जिन वू का हाथ हिलाया और अपना सिर भी झुकाया। मैं इसके लिए आभारी हूँ। आप बहुत दयालु हो रहे हैं। जिन वू ने भी एक उज्ज्वल मुस्कान बनाई। अहम साहंग मिन ने मन ही मन सोचा कि अब वह थोड़ी आसानी से सांस ले सकेगा। कुछ समय के लिए वह नए रंगरूटों को प्रशिक्षण देकर स्थिति को हल करने में सक्षम था, और जिन वू के साथ उसके रिश्ते में भी थोड़ा सुधार हुआ था। आखिरकार विश्वास सभी बातचीत और व्यवहार की नींव है। वास्तव में ठीक इसी तरह उनका रिश्ता धीरे धीरे बेहतरी की ओर विकसित होगा। देर सबेर वह अपना कैच पकड़ने में सक्षम हो जाएगा। कोई भी मुस्कुराते हुए चेहरे पर नहीं थूकेगा, और जब कोई आपको उपहार देगा तो कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देने का नाटक करेगा। अहम साहंग मिन ने अंदर ही अंदर अपनी मुट्ठी भींच ली। इसी बीच जिन वू सबसे पहले अपनी सीट से खड़ा हुआ। अब ये सुलझ गया है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। आपको आसपास पाता हूँ। जिन वू ने एक खाली गिलास वाला शॉपिंग बैग उसके मूल मालिक को सौंप दिया। पे के लिए धन्यवाद, मुझे वाकई मजा आया। मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि आपको ये पसंद आया, मिस्टर सियोग। थोड़ा लाल चेहरे के साथ ह्यून की चियोल ने शॉपिंग बैग स्वीकार किया। इतना कहकर जिन वू कैफे से बाहर निकल गया। जब वह अहम साहंग मिन और ह्यून की चियोल से काफी दूर पहुंच गया, तो जिन वू ने यू जिन हो को फोन किया। स्पीकर से यू जिन हो की साफ उत्साहित आवाज निकली। बड़े भाई, पैसा आ गया। ये सचमुच 600 मिलियन वॉन है। जिन वू संतुष्टि से चुपचाप मुस्कुराया। ये लेन देन एक जबरदस्त सफलता थी। वह छापे के परमिटों को उनके द्वारा चुकाई गई कीमत से दोगुनी कीमत पर बेचने में कामयाब रहा, इससे पहले कि वे बेकार कबाड़ बन जाएं। यह उनके लिए बहुत बड़ा मुनाफा था। यू जिन हो ने रहस्यमय आवाज में उससे पूछा, बड़े भाई, तुमने क्या किया? आपने रैंक सी गेट परमिट कहाँ बेचने का प्रबंधन किया? यह मेरा व्यापार रहस्य है। अपने ब्रेक का आनंद लें और 2 दिन में मिलते हैं। जबकि दूसरी तरफ यू जिन हो घबरा रहा था, जिन वू ने कॉल खत्म कर दी। बाद में उसी दिन द्वितीय प्रभाग का कार्यालय। ह्यून की चियोल तत्काल अहम साहंग मिन की तलाश कर रहा था। अध्यक्ष, क्या गलत? अहम साहंग मिन ने अपनी आंखें अपने कंप्यूटर मॉनिटर से हटा ली। ह्यून की चियोल ने अपने चेहरे पर तत्काल भाव दिखाते हुए अपने फोन की स्क्रीन की ओर इशारा किया। आपको इस पर एक नजर डालनी होगी, चीफ।
अब क्या हो रहा है? अहम साहंग मिन ने स्क्रीन की ओर देखा और उसकी आंखें छोटी हो गईं। क्या ये नहीं? स्क्रीन पर हंटर एसोसिएशन की वेबसाइट का वह भाग दिखाया गया जिस तक केवल हंटर्स की ही पहुंच थी। अधिक सटीक होने के लिए स्क्रीन ने वह पृष्ठ दिखाया जो सभी को सूचित करता था कि रिपोर्ट किए गए गेट कहां स्थित थे। साथ ही किसी को भी उन गेटों के लिए छापेमारी परमिट खरीदने की अनुमति दी गई थी। यह क्या है? हमारे जिले में इतनी सारी रैंक्सी कालकोठरियां क्यों है? इतना ही नहीं, इस समय प्रत्येक की कीमत 10 मिलियन से भी कम है। बिल्कुल नहीं। अहम साहंग मिन को एहसास हुआ कि यहाँ कुछ बहुत ही गड़बड़ है। यू जिन हो की टीम ने कल के लिए एक भी गेट बुक नहीं किया है। ह्यून की चेओल के शब्दों को सुनकर अहम साहंग मिन को तुरंत याद आया कि सेओंग जिन वू ने उसे फोन पर क्या बताया था। गुरुवार को मेरे पास कुछ खाली समय है। और कल गुरुवार था। यू जिन हो की टीम की कल छापेमारी करने की कोई योजना नहीं थी। उसे यह पता भी नहीं चला और उसने भारी प्रीमियम पर वे परमिट खरीद लिए। अहम साहंग मिन के मुंह से एक मनोरंजक हंसी निकल गई। पर्याप्त संकेत थे, लेकिन जब तक उसने उन्हें एक साथ जोड़ा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये उनकी गलती थी। खैर, अंत में वह सीईओ के गुस्से को शांत करने में सफल रहा, इसलिए ये सब बुरा नहीं था। लगता है जैसे हमें पकड़ लिया गया है, चीफ। तभी अहम साहंग मिन के फोन पर एक टेक्स्ट संदेश आया। ये सेओंग जिन वू से था। इसके साथ हम अब भी हैं। मैं आपके लोगों द्वारा मुझ पर जासूसी करने को ऐसा मानूंगा जो कभी हुआ ही नहीं। मैं इस आदमी को हल्के में नहीं ले सकता, है ना? अहम साहंग मिन अंदर ही अंदर मुस्कुराया। यदि जिन वू और व्हाइट टाइगर के बीच एकमात्र उलझने वाले बिंदु को इस तरीके से हल किया जा सकता है, जैसा कि युवाओं द्वारा बताया गया है, तो यह जरूरी नहीं कि दिन के अंत में गिल्ड के लिए एक बुरा व्यापार होगा। आखिरकार उनका अंतिम उद्देश्य जिन वू का पता लगाना था। इसके अलावा आज उन्होंने जो राशि खर्च की वह वैसे भी बहुत अधिक नहीं थी। आइए इसे ऐसे समझें कि हम सेओंग जिन वू में निवेश कर रहे हैं। हालांकि यह अच्छा होगा यदि वे उतना ही वापस कमाने में सक्षम हो जितना उन्होंने निवेश किया है। अहम साहंग मिन ने अपने फोन को देखना बंद कर दिया और चेहरे पर मुस्कान के साथ मेलबॉक्स बंद कर दिया। पाठ भेजने के बाद जिन वू ने अपने आसपास एक बार फिर नजर डाली। यहां बिल्कुल कोई नहीं था। केवल घने जंगल ही उसकी खोजी आंखों का स्वागत कर रहे थे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसे अपेक्षाकृत सुरक्षित खोज का आनंद मिलेगा, उसने एक पहाड़ी इलाके की खोज की जहां लगभग कोई मानव उपस्थिति नहीं थी और उसे सबसे उपयुक्त उम्मीदवार मिला। वर्तमान समय शाम के 5:44 था। इस बीच के घंटे में कोई भी पैदल यात्री नहीं होना चाहिए। साथ ही उसका वर्तमान स्थान किसी भी पैदल यात्रा मार्ग से बहुत दूर जमीन का एक खाली स्थान था। शुरू करने का समय। जिन वू ने अपना मेल बॉक्स एक्सेस किया। क्या अब आप क्लास चेंज क्वेस्ट लेंगे, हाँ या नहीं? संदेश उसके सामने ऐसे आया मानो वह धैर्यपूर्वक उसका इंतजार कर रहा हो।